नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम 3 नंबर का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10th के लिए और सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पूर्णांक आपका 80 होगा। 3.25 घंटे का पेपर है और आपके लिए कुछ निर्देश बढ़ते हैं पेपर हल करने की ओर। सबसे पहले अ खंड को हल करेंगे। अ, ब, स और द में आपका पेपर है वो विभाजित है। बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यंग इटली की स्थापना, कौन सी इटली? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? बिस्मार्क, काबूर, गैरिबाल्डी या जोसेफी मैथ्सनी? तो किसने की थी? मैथ्सनी ने। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कब हुआ? जून 1986, जून 1992 या मई 1996 या जनवरी 2000? तो जून 1992। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए 10th में सामाजिक विज्ञान में एक भी नंबर नहीं कटे, इसी का प्रयास किया जा रहा है। तो आप जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिमी बंगाल या असम? पश्चिमी बंगाल। निम्न में से कौन सा उद्योग है वो बॉक्साइट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम प्रगलन, सीमेंट, कागज या स्टील? एल्यूमिनियम। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का पश्चिमी छोर कौन सा है? पश्चिमी जो छोर है वो बताना है। पोरबंदर गुजरात है या सिलचर असम है या श्रीनगर है या कन्याकुमारी है? तो कौन सा है? पोरबंदर गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है डायमंड सूत्र, ये कब लिखी गई थी, कब छपी थी? 1018, 908 ईस्वी, 968 या 868? 868 ईस्वी। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर रखा था, उसे क्या कहते थे? एजेंट कहते थे या राजस्व अधिकारी या आमिल? तो गुमास्ते कहते थे। ब्रेटन वुड व्यवस्था पर सहमति कब बनी थी? दिसंबर 1943, जनवरी 1944 या मार्च 1944 या जुलाई 1944? तो जुलाई 1944। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत को आंधी में, जो इससे जनमत बन रहा है उस आंधी में निरंकुश वाद उड़ जाएगा, ये किसने कहा था? मार्टिन लूथर, कैथोलिक धर्म सुधारक इमर्सन या इटली के किसान मोनोकियो या लुई सेबर्तियो मार्चिए? लुई सेबर्तियो मार्चिए ने कहा था ऐसा। द ऑप्शन सही है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, लंदन में, जिनेवा में या ब्रुसेल्स में? कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण किसका है? भारत का या संयुक्त राज्य अमेरिका का या बेल्जियम का या स्पेन का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है? गलत कथन सिलेक्ट करना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, ये तो सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित करता है, ये नहीं है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी, ये भी सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है। तो ब ऑप्शन सही है, क्योंकि ये गलत जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ कहा गया है। इनमें से कौन बहुजन पार्टी का संस्थापक है? काशीराम, साहूजी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले? काशीराम। इनमें से जिस संदर्भ में तानाशाही ने लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए वो कौन सा क्षेत्र है? तो उच्च आर्थिक विकास दर या स्वास्थ्य सेवाएं या जनसंख्या में कमी या उपयुक्त सभी? तो उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने में तानाशाही है वो लोकतंत्र से थोड़ी सी बेहतर है। जिनमें से गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो गैर नवीकरणीय कच्चा तेल है, भूमिगत जल है, वन है या उपयुक्त सभी? कच्चा तेल। जिनमें से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की गतिविधि पर नजर रखती है? कौन सी संस्था है? भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या ग्रामीण
बैंक, रिजर्व बैंक RBI। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1985, 1986, 1996 या 2006? कब लागू हुआ? 1986। इनमें कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब है जिसका व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों में हो। टाटा मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, शेवलेट या सुजुकी। तो कौन सी है भारत की? टाटा मोटर्स। नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थान वाले, और रिक्त स्थान प्रश्नों को हम हल करेंगे। फ्रांस में राष्ट्र है वो नारी रूपक में चित्रित किया गया, किसको? मारियान को। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, तो भारत भरना है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है वो अटल टनल है, सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार, सुरक्षा आदि लाभ मिलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसको बढ़ावा देती हैं? वैश्वीकरण को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तरों को हम देखेंगे। तो चटनी म्यूजिक था वो कहाँ का प्रसिद्ध था? त्रिनाद और गोहाना का। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग ने। महाराष्ट्र की ऐसी 2 महिलाओं के नाम लिखने हैं जो 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखा था। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले 2 कारक बताने। एक तो वनों की कटाई हो जाए तो जैव विविधता कम हो जाएगी, एक प्रदूषण बढ़ जाए तो। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है? गन्ना। व्यापार किसे कहते हैं? राज्यों या व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार। श्रीलंका में तमिल समस्या के कोई 2 कारण बताने। श्रीलंका में तमिल समस्या है, एक उग्रवादी आतंकवादी संगठन बना हुआ है। तो क्यों बना हुआ है? तो वहाँ सिंहली समुदाय है, उसको विशेष प्राथमिकता दी गई है और सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। लैंगिक असमानता का आधार क्या है? जो भी प्रचलित रूढ़िवादिता है वो लैंगिक असमानता का आधार है। लोकतंत्र के कोई 2 लाभ बताने। उत्तरदायी जिम्मेदार शासन होता है और वैध शासन होता है। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? क्योंकि मांग जमा मुद्रा के समान ही है, क्योंकि ये भी बैंकों से कभी भी निकलवाई जा सकती है, तो इसलिए इसे मुद्रा ही माना जाता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत को होने वाले कोई एक हानि बतानी है। नुकसान कौन सा है? तो लघु और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है वैश्वीकरण के कारण। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो उपभोक्ता के रूप में प्रयोग की जाती हैं। उन वस्तुओं को उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता के रूप में जो वस्तुएं हैं उपयोग की जाती हैं उन्हें अंतिम वस्तुएं कहते हैं। खंड ब में 50 शब्द सीमा वाले प्रश्न हैं और सबसे पहले प्रश्न है वियना संधि की का जो मुख्य उद्देश्य था। 2 मार्क्स का यह प्रश्न है। वियना संधि की प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। नेपोलियन युद्धों के द्वारा ये बदलावों को उलटना चाहता था। यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना, यूरोप में शक्ति संतुलन बनाना, यूरोप में राजनीतिक स्थिरता रखना और यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी, 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है? यानी लोग और ज़्यादा नज़दीक आ गए थे। क्यों? क्योंकि 16वीं सदी में यूरोपीय जहाज़ों के द्वारा एशिया तक समुद्री मार्ग को ढूंढ लिया था और अमेरिका तक भी पहुंच गए थे। अमेरिका की खोज हुई, एशिया की खोज हुई, भारत की खोज हुई। वास्को डी गामा भारत पहुंचे, तो अब देशों की खोज होने लग गई थी और इससे सदियों पहले का जो अमेरिका था उसको विश्व के संपर्क में लाया गया। तो हम कह सकते हैं कि अब देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। देशों का आपस में आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, तो इससे कहा गया है कि अब दुनिया है वो सिकुड़ने लग गई थी। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है बताइए? संसाधन नियोजन संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए, पर्यावरण प्रदूषित न हो इसके लिए भी संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। सीमित संसाधनों का सही ढंग से उपलब्ध तरीके से या सबको उपलब्ध हो सके। सीमित संसाधन है लेकिन सब तक उपलब्ध हो सके, कुछ ही लोग इस पर अधिकार नहीं कर लें, इसलिए भी नियोजन आवश्यक है।
संसाधनों का भावी पीढ़ी के लिए बचाए रखना भी जरूरी है। एक पेय फसल है, उसकी जो भौगोलिक अनुकूलता है उसके बारे में बताना है। पेय फसल कौन सी है? चाय। चाय की बात करेंगे। चाय की खेती के लिए कितने डिग्री तापमान चाहिए? 13 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और 32 डिग्री से ज़्यादा तापमान प्रकाश संश्लेषण के चाय की खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक सालाना बारिश की भी जरूरत होती है। बारिश लगातार होनी चाहिए और मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। अच्छी तरह से मिट्टी सूखने वाली भी होनी चाहिए, पानी को सोख सके। जातीय समूह क्या होते हैं? तो जातीय समूह होते हैं एक क्षेत्र विशेष के जो समाज या देश जहाँ जातियों में अंतर बहुत कम हो, भाषा एक जैसी हो उनकी, उनमें धर्म हो, रीति रिवाज हो, ये समान हो, परंपराएं समान हो, तो उन्हें जातीय समूह कहेंगे। धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के विचार क्या थे? धर्म और जाति के बारे में गांधी जी का मानना था कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं करना चाहिए। उनका धर्म से अभिप्राय था कि जो नैतिक मूल्य हैं वो राजनीति में होने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उदाहरण सहित जो अंतर है वो स्पष्ट करना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो स्वामित्व है वो सरकार के पास होता है और निजी स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्ति के पास। निजी क्षेत्र का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास। सार्वजनिक क्षेत्र का संचालन सरकार करती है और निजी क्षेत्र का संचालन करती है किसी निजी व्यक्ति द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण ले तो भारतीय रेलवे, और निजी क्षेत्र का उदाहरण ले तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। तृतीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो तृतीय क्षेत्र में उन गतिविधियों शामिल किया जाता है जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। फिर हम बात करें तो ये उत्पादन की बजाय सेवाओं का सर्जन करते हैं, जैसे अध्यापक हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, दूरसंचार सेवाएं हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके विचार में विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक न्याय संगत व्यापार के लिए क्या किया जा सकता है? तो आयात निर्यात पर प्रतिबंध है वो कम से कम हो या एक सीमा तक इनको समाप्त करना चाहिए। फिर जो विश्व व्यापार संगठन है उसके द्वारा भी देशों पर नियंत्रण रखना चाहिए और देशों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखनी है। तो आर्थिक विकास क्या है? लोगों के जीवन को बेहतर बनाना ही आर्थिक विकास है। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दे तो क्या प्राप्त हो जाता है? प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। फिर राष्ट्रीय आय कौन सी होती है? एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। खंड 6 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और शब्द सीमा 100 होगी। हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला तो कैसे कह सकते हैं कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में औद्योगिक विकास बढ़ा? तो इसके लिए ब्रिटिश कारखानों की ज़रूरतों को पूरा करने में व्यस्त हो गए थे। ब्रिटेन के जो कारखाने थे वो वहाँ की सैनिक जो भी ज़रूरत थी सेना की, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक औजार या हथियार बनाने में ज़्यादा व्यस्त हो गए थे वो, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया था। ब्रिटेन में बना हुआ आयात जो माल था वो कम हो गया था। भारतीय बाजारों को एक स्थानीय बाजार मिल गया था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन में कमी आई थी। उत्पादन में वृद्धि ने रोजगार में भी वृद्धि की। कपास उत्पादन में गिरावट आई और ब्रिटेन के जो सूती वस्त्र भारत में निर्यात हो रहे थे उनमें भी गिरावट आ गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार सहायक है? तो बांध बाढ़ के पानी को रोककर, उनके बहाव को कम करके या उनकी दिशा बदलकर जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांध के में जो अतिरिक्त पानी होता है उसको संग्रहित किया जाता है बांध के द्वारा। जो पानी बह रहा होता है उसको बांध द्वारा रोक के और संरक्षित कर लिया जाता है। बांधों का इस्तेमाल सिंचाई में किया जाता है। बांधों का उपयोग घरेलू औद्योगिक उपयोग में भी किया जाता है, मनोरंजन में भी किया जाता है, मत्स्य पालन में भी ये उपयोगी होते हैं।
संघवाद क्या है और भारत में संघवाद का स्वरूप किस प्रकार का है, इस प्रश्न को करेंगे हम। संघवाद क्या है? तो संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच क्या बटी होती है, शक्तियां बटी होती हैं। भारत में संघीय जो रूप है वो किस प्रकार से है, उसकी कौन सी विशेषताएं? तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें हमने संघवाद का जो मॉडल लिया है वो कनाडा का मॉडल लिया है। हम भारत की जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है, स्वतंत्र भी है। भारत में लिखित संविधान है और सर्वोच्च कानून के रूप में है संविधान। भारत में केंद्र और राज्यों में शक्तियों को बांटा गया है और उसमें बांटने के लिए बंटवारा किया गया है। और ये इनको शक्तियां बराबर नहीं है, शक्तियां केंद्र और राज्य में बराबर नहीं बांटी गई। केंद्र को कुछ अधिक शक्तियां दी गई। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरतों को खत्म कर देती है? अपनी ओर से उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न किया हमने कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती? बैंक है वो सभी लोगों को समान कर्ज नहीं देता। क्या कारण है? तो बैंकों को लगता है कि कर्जदार शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा, या तो बैंक को ये लगे कि कर्जदार है वो कर्ज लेने की जो शर्त है, कर्ज बैंक जो देता है जिन शर्तों पे उनको पूरा नहीं कर पाएगा। या बैंकों को ये भी लगता है कि कर्जदार की जो ऋण अदायगी है, ऋण को लौटाने की जो क्षमता है वो विश्वसनीय नहीं है। या फिर बैंक को लगता है कि कर्जदार के पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं है। या फिर बैंक को लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज को वसूलना भी मुश्किल हो सकता है। इन कारणों से कुछ व्यक्तियों को कर्ज देने के लिए बैंक तैयार नहीं होते। खंड द में शब्द सीमा होगी 250 और प्रश्न का जो मूल्य है वो है 4 नंबर का प्रश्न है। रोलेट एक्ट क्या था? गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण करना है और नमक की यात्रा को भी हम करेंगे। तो पहले हम रोलेट एक्ट को करेंगे। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत अंग्रेजी सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार मिल गया था। इसमें ना कोई वकील था, ना कोई दलील थी, ना ही कोई अपील थी। वकील, दलील और अपील की कोई इसमें गुंजाइश नहीं थी। इसे काला कानून भी कहा गया। अब इसका विरोध करने के कारण देखते हैं। ये कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के मकसद से लाया गया था। ये कानून अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाता था। ये कानून पुलिस की शक्तियों को मजबूत कर रहा था। ये कानून राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए भी लाया गया था। ये कानून भारतीयों की नागरिक आज़ादी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता था। गांधी जी की नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखें तो इस यात्रा का मकसद था वो अंग्रेजों द्वारा नमक पे लगाए गए कर यानी टैक्स के विरोध, उसका विरोध करना था। और इसी यात्रा में गांधी जी के साथ 78 लोग थे। इस यात्रा के दौरान गांधी जी और उनके साथियों ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने दांडी तट, जो कि गुजरात में, मुट्ठी भर नमक से इस आंदोलन को शुरू किया था। इस यात्रा ने गांधी जी यानी ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध को बढ़ावा दिया। इस यात्रा के अंतर्राष्ट्रीय कवरेज से दुनिया को गांधी जी और उनके अनुयायियों की अहिंसा के प्रति जो प्रतिबद्धता थी उससे भी परिचित कराया। इस यात्रा के बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सविनय अवज्ञा के अपने दर्शन पे नमक यात्रा को एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में उद्धृत किया था। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गांधी जी की जो एक छवि थी वो उभर कर सामने आ गई थी। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौती हैं या राजनीतिक व्यवस्था में दल के कितने प्रकार हैं, ये करेंगे हम। दल विश्व में राजनीतिक दलीय व्यवस्था के 3 रूप हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय में किसी देश में जब कोई एक ही दल हो और वो ही सरकार बनाए
चीन और उत्तरी कोरिया, 2 दल जिसमें 2 दल हों। सत्ता आमतौर से 2 ही दलों के बीच घूमे, जैसे अमेरिका ब्रिटेन में। बहुदलीय व्यवस्था जिसमें 2 से अधिक दल चुनाव लड़े और सरकार में अपनी भूमिका निभाएं, बहुदलीय व्यवस्था भारत में है। अब हम मानचित्र में बोकारो जो कि झारखंड में है, झरिया जो कि झारखंड में है, कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में, तलचर उड़ीसा में। ये मॉडल पेपर हमने हल किया। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपकी बहुत से जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए, समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।